नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता, मध्य प्रदेश शासन। विभागीय न्यायालयीन प्रक्रिया से तात्पर्य सहकारिता विभाग में प्रचलित न्यायालयीन प्रक्रिया। आगे मैं जब भी कभी मैं विभाग की बात करूंगा तो विभाग का तात्पर्य सहकारिता विभाग होगा। इस प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है? आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में हजारों सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं। इन सहकारी संस्थाओं का संचालन मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अंतर्गत किया जाता है और इसके लिए जो विभाग है वो है सहकारिता विभाग। अब प्रदेश में अगर हजारों सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं तो उनके पंजीयन से लेकर उनके कार्य व्यवसाय, उनके कर्मचारी की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनकी सेवानिवृत्ति, उनके विरुद्ध आवश्यकता अनुसार कार्रवाइयाँ, उनका संस्थाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण, निर्वाचन, परिसमापन, ये सभी कार्रवाइयाँ आती हैं और इन सभी कार्यों में या संस्था के गठन, प्रबंधन, व्यवसाय, परिसमापन आदि में समय समय पर विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं और उन विवादों का निराकरण करने के लिए मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में के अंतर्गत इन प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। इसकी उपयोगिता सहकारिता विभाग के न्यायालयीन कार्य करने वाले अधिकारियों, विशेषकर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आदि के लिए तो उपयोगी है ही। इसके अतिरिक्त जो सहकारी संस्थाओं के जो सदस्यगण हैं, जो संचालक मंडल के सदस्य हैं, संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं, विभाग के भी कार्यपालिक, विभाग से मतलब सहकारिता विभाग, जो कार्यपालिक कर्मचारी हैं जैसे कि सब ऑडिटर, इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, ऑडिट ऑफिसर, इन सब के लिए ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी कभी कोई विवाद आता है तो उनका भी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन न्यायालयों से पाला पड़ता है और अगर उन्हें ये विभागीय न्यायालयीन प्रक्रिया मालूम होगी तो निश्चित रूप से उन्हें सहज और सुलभ न्याय मिल सकेगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, विभागीय न्यायालयों का गठन, कार्यक्षेत्र एवं उसके प्रकार। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विभागीय न्यायालयों का गठन कैसे होता है, उनका कार्यक्षेत्र क्या है और वे कितने प्रकार के होते हैं। मॉड्यूल 2, विचारण एवं अपीलीय न्यायालय। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि विचारण और अपीलीय न्यायालय कैसे कार्य करते हैं। मॉड्यूल 3, न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित सहकारी अधिनियम की मुख्य धाराएं। इस मॉड्यूल में हम सहकारी अधिनियम की उन मुख्य धाराओं को जानेंगे जो न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित हैं। मॉड्यूल 4, मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश सहकारी नियम 1962, सिविल प्रक्रिया संहिता, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान। इस मॉड्यूल में हम इन सभी कानूनों के प्रावधानों को समझेंगे जो सहकारी न्यायालयों से संबंधित हैं। मॉड्यूल 5, सहकारी न्यायालयों में विचार किए जाने वाले प्रकरणों के प्रकार। इस मॉड्यूल में हम उन विभिन्न प्रकार के मामलों के बारे में जानेंगे जिन पर सहकारी न्यायालयों में विचार किया जाता है। मॉड्यूल 6, सहकारी न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में परिसीमा काल, लिमिटेशन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सहकारी न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों के लिए परिसीमा काल, लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। मॉड्यूल 7, दावा प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक कार्यवाही, जांच एवं पंजीयन। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि दावा प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा क्या प्रारंभिक कार्यवाही की जाती है, उसकी जांच और पंजीयन कैसे होता है। मॉड्यूल 8, ऑर्डर शीट,
आदेश पत्रक का लेखन। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे ऑर्डर शीट या आदेश पत्रक को कैसे लिखा जाता है। मॉड्यूल 9 सूचना पत्रों की तामीली। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सूचना पत्रों की तामीली की प्रक्रिया क्या होती है। मॉड्यूल 10 वाद पदों की तैयारी एवं प्रकरण में साक्ष्य ग्रहण प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम वाद पदों को तैयार करना और प्रकरण में साक्ष्य ग्रहण करने की प्रक्रिया को समझेंगे। मॉड्यूल 11 मुख्य परीक्षण व प्रति परीक्षण। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण कैसे किया जाता है। मॉड्यूल 12 अस्थायी आदेश और अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति। इस मॉड्यूल में हम अस्थायी आदेश और अंतरिम आदेश करने की प्रक्रिया को समझेंगे। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। हमने इस विषय का संक्षिप्त परिचय आपको दे दिया, प्रशिक्षण की उपयोगिता भी बता दी। अब मैं आता हूं कि विभागीय न्यायालयों का प्रक्रिया बताने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि न्यायालयों का सेटअप, सहकारिता विभाग के न्यायालयों का सेटअप कैसा है, किस तरह से उनका सेटअप बनाया गया है। सबसे पहले जो अधीनस्थ न्यायालय है, प्रत्येक जिले में सहकारिता विभाग का एक अधिकारी होता है और उसके ही अंडर में एक न्यायालय गठित है जिसका नाम न्यायालय सहायक पंजीयक या न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं है। न्यायालय सहायक पंजीयक केवल छोटे जिलों में 10-11 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही होता है, वहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं होता। इसलिए उस न्यायालय के प्रमुख प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी वही असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं। जबकि जो बड़े जिले, अन्य जिले हैं, उनमें जो जिलाधिकारी है वो उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं होता है और वो उसी सहकारिता विभाग उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। छोटे जिले से तात्पर्य मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे दतिया, शिवपुर कला, उमरिया, हरदा, दमोह, कटनी, ये कुछ छोटे छोटे जिले हैं जहां डिप्टी रजिस्ट्रार का पद नहीं होता। चूंकि डिप्टी रजिस्ट्रार का पद ही नहीं होता, इसलिए डिप्टी रजिस्ट्रार का न्यायालय भी नहीं होता। यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार पदस्थ होते हैं और इन्हीं का न्यायालय होता है। इस न्यायालय को विचारण न्यायालय कहा जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना विभागीय न्यायालय की जरूरत क्यों है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, सहकारी संस्थाओं के विवादों के निपटारे हेतु बनी यह विशिष्ट न्यायिक प्रक्रिया। यह एक न्यायिक ढांचा है जो केवल सहकारी संस्थाओं के लिए निर्धारित है। देखिए, न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, हम आगे भी बताएंगे। यहाँ भी प्रारंभिक तौर पे मैं बता दूं कि एक विचारण न्यायालय होता है, एक अपीलीय न्यायालय होता है। तो जो प्रथम न्यायालय होता है, कोई व्यक्ति किसी सहकारी संस्था द्वारा या सहकारी संस्था का कोई कर्मचारी, अधिकारी, कोई सदस्य सबसे पहले जिस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करता है, जहाँ की उसका विचारण होता है, विचारण से तात्पर्य विस्तार से जो विचारण किया जाता है, अर्थात दावे के विरुद्ध जवाब दावा लिया जाता है, वादी साक्ष्य लिया जाता है, प्रतिवादी साक्ष्य लिया जाता है, दोनों का कूट परीक्षण किया जाता है, दस्तावेज लिए जाते हैं, इशूज फ्रेम किए जाते हैं और इशू द्वारा फिर निर्णय पारित किया जाता है। इतनी विस्तृत प्रक्रिया जहां अपनाई जाती है उसे विचारण न्यायालय कहा जाता है। और इस विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों की अगर कोई पक्षकार असंतुष्ट है तो वो अपील कर सकता है ऊपर के न्यायालय में, उसे अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। अब अभी हम छोटे जिले की बात कर लेते हैं। जो 10-11 छोटे जिले हैं, वहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो भी आदेश पारित करेंगे या कोई डिक्री पारित करेंगे, उसकी अपील न्यायालय संयुक्त पंजीयक के यहाँ होगी। न्यायालय संयुक्त पंजीयक प्रत्येक संभाग में गठित है
और उस संभाग का प्रशासनिक मुखिया भी संयुक्त पंजीयक होता है और उस न्यायालय का भी प्रमुख प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो होता है। तो विचारण न्यायालय की अपील संयुक्त पंजीयक न्यायालय में होगी, प्रथम अपील। और संयुक्त पंजीयक द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश से या डिक्री से कोई दुखी व्यक्ति है तो वह उसकी द्वितीय अपील मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के समक्ष की जाती है। ये तो हुआ छोटे जिले की बात। इसी प्रकार जो कुछ बड़े जिले हैं जहां न्यायालय उप पंजीयक स्थापित हैं, उनमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन कुछ समितियां जो बड़ी होती हैं या जिनका कार्यक्षेत्र एक जिले से ज़्यादा बड़ा होता है, उसके संबंध में अगर कोई विवाद आया तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार उस प्रकरण की सुनवाई नहीं करेंगे। उसका विचारण फिर संभाग स्तरीय न्यायालय यानी न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं ही करेंगे। इसलिए बड़ी संस्थाओं के लिए, बड़ी संस्थाओं से तात्पर्य जिनका कार्यक्षेत्र एक जिले से अधिक है लेकिन संभाग तक सीमित है, उनका विचारण केवल संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं करेंगी। तो बड़ी संस्थाओं के लिए विचारण न्यायालय संयुक्त पंजीयक हो गया और संयुक्त पंजीयक के द्वारा पारित कोई भी आदेश, उसकी अपील न्यायालय मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल, जिसको संक्षेप में हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं, वहां पर होगी पहली अपील। और बस अगर संयुक्त पंजीयक के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है विचारण न्यायालय के रूप में तो उसकी केवल एक ही अपील होगी, दूसरी अपील का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि एआर या डीआर के द्वारा पारित निर्णय की दो अपील होती हैं, पहला संयुक्त पंजीयक न्यायालय में, दूसरा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल में। इस प्रकार छोटी संस्थाओं के लिए दो अपील के अवसर मिलते हैं। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि सहकारिता विभाग के इन न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत तीसरी अपील का कोई प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के द्वारा पारित निर्णयों के बाद कोई अपील नहीं होती है। कोई पीड़ित पक्षकार है तो फिर हाई कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। तो ये हो गई विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय। इस मॉड्यूल में हमने जाना विभागीय न्यायालय की जरूरत क्यों है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, सहकारी संस्थाओं के विवादों के निपटारे हेतु बनी यह विशिष्ट न्यायिक प्रक्रिया। यह एक न्यायिक ढांचा है जो केवल सहकारी संस्थाओं के लिए निर्धारित है। अब हम आते हैं न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित सहकारी अधिनियम की मुख्य धाराएं। आपकी जानकारी के लिए पहले ही मैं बता दूं कि जो बताया भी है कि मध्य प्रदेश राज्य सारी सोसाइटियों का गठन और संचालन मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अंतर्गत किया जाता है। आगे मैं अपने लेक्चर में अगर कभी मैं सहकारी अधिनियम की बात करूं तो उसका अर्थ यही होगा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962, और जब नियम की बात करूंगा उसका अर्थ होगा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962। तो सहकारी अधिनियम में 95 धाराएं दी गई हैं, लेकिन सारी धाराएं न्यायालयीन कार्य के लिए नहीं हैं। बहुत सी धाराएं प्रशासनिक हैं, कुछ धाराएं जो न्यायालयीन कार्य से संबंधित हैं। उसका संक्षिप्त विवरण मैं आपको देना चाहूँगा। विस्तार से आपको अधिनियम का अध्ययन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और उसके संबंध में न्यायालयों के प्रकरणों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब इन चीज़ों का अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहली है धारा 19, जिसमें सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की सदस्यता से संबंधित प्रकरण होते हैं। इसके बाद धारा 53 है, अगर कोई समिति से मतलब सोसाइटी के प्रबंध समिति कोई है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो सोसाइटी का संचालन करते हैं, यदि उसमें कोरम का अभाव हो जाता है या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है या कुछ अनियमितताएं कर देता है, तो उस संचालक मंडल को सहकारिता विभाग के अधिकारी, जिनको जिस सोसाइटी का अधिकार है, सुनवाई का अवसर कर देने के उपरांत उसके बोर्ड को भंग कर देते हैं। तो संचालक मंडलों के अधिष्ठान से संबंधित प्रावधान धारा 53 के अंतर्गत आते हैं।
इसी प्रकार धारा 55, आप देखिएगा धारा 55 और धारा 64 इस विभाग के न्यायालयों की मुख्य दो धाराएं हैं। 80% केसेस धारा 55(2) और धारा 64 के अंतर्गत आते हैं। धारा 55 ये सोसाइटियों के कर्मचारियों के सेवा विवाद से संबंधित है। देखिए, कोई भी सोसाइटी बिना कर्मचारियों के नहीं चल सकती, और जब कर्मचारी वहाँ पर जो नियुक्त हैं, निश्चित है आगे पीछे कभी उनकी नियुक्ति के संबंध में, कभी पदोन्नति के संबंध में, कभी उनके क्लेम के संबंध में, और कभी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने आदि के संबंध में कोई न कोई विवाद लंबे कार्यकाल में उत्पन्न होता ही है। और अगर ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित सोसाइटी या उसका कर्मचारी या जो भी प्रभावित पक्षकार है, 55(2) में तो कर्मचारी और सोसाइटी ही आएगी और तीसरा पक्ष की सामान्यता आवश्यकता नहीं है, वो धारा 55(2) के अंतर्गत अपना सेवा विवाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता। सक्षम न्यायालय से तात्पर्य यहाँ फिर वही है कि अगर छोटा जिला है, छोटी सोसाइटी है, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करेगा। अगर संभाग स्तर की सोसाइटी है तो जेआर के यहाँ प्रस्तुत करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सोसाइटी हो जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश हो, तो फिर वो अपना प्रकरण सीधे रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ का मामला, मार्कफेड का कोई मामला है, आवास संघ का कोई मामला है, उपभोक्ता संघ का कोई मामला है, अपेक्स बैंक का कोई मामला है, अब ये जितने मैंने संघ बताए हैं इनका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होता है, तो इनके लिए विचारण न्यायालय केवल और केवल रजिस्ट्रार है। इसलिए इन्हें इन संस्थाओं से संबंधित कोई भी सेवा विवाद रजिस्ट्रार के समक्ष ही सीधे प्रस्तुत किया जाएगा, न तो एआर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, न डीआर के समक्ष किया जाएगा, न जेआर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर इनके सामने प्रस्तुत कर दिया गया तो इन पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उन केस को संबंधित वादी को उचित निर्देश दे करके उनका सेवा विवाद वापस कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत हो जाने के बाद रजिस्ट्रार अगर चाहे तो अपनी शक्तियां दूसरे को अंतरित करके दूसरे कर्मचारी अपने जेआर को या डीआर को उस प्रकरण की सुनवाई के लिए अधिकृत कर सकता है, परंतु सीधे कोई भी डीआर या एआर या ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रदेश स्तर की सोसाइटी का कोई प्रकरण अपने यहाँ ग्राह्य नहीं कर सकता, ग्राह्य नहीं करना चाहिए तकनीकी रूप से। धारा 64 में ये बहुत विस्तृत धारा है। इसमें किसी भी सोसाइटी का गठन, पंजीयन, उसका प्रबंधन, उसका व्यवसाय, उसका परिसमापन, उसके निर्वाचन, इससे संबंधित कोई भी विवाद अगर है तो प्रभावित पक्षकार धारा 64 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए, यहाँ धारा 55 और 64 में एक शब्द आता है कि सेवा विवाद, या 64 में भी विवाद। एक मोटी चीज़ मैं बता दूं कि सिविल कोर्ट में जो प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं वहाँ उसे सूट कहते हैं, वाद कहते हैं, लेकिन सहकारिता विभाग में इन प्रकरणों को विवाद शब्द से संबोधित किया गया है। ये केवल शब्दावली का अंतर है, बाकी एक्चुअली होता वो दावा ही है, लेकिन शब्दावली चूंकि विवाद उपयोग किया जाता है इसलिए हम लोग इसे विवाद ही कहते हैं। अब आता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है, किसी सोसाइटी और कर्मचारी के बीच कोई विवाद हुआ, कोई सोसाइटी ने अपने कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया या टर्मिनेट कर दिया, उस टर्मिनेशन के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में तो जाएगा, लेकिन आदेश से प्रभावित होकर कितने दिन के अंदर न्यायालय में जाएगा, इसका वर्णन धारा 65 में दिया गया है, जिसको कि परिसीमा काल कहा जाता है या इंग्लिश में लिमिटेशन कहेंगे। इसी प्रकार धारा 66 है कि अगर 64 में 55(2) में प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे तो विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया क्या है,
अगर मान लो प्रस्तुत कर दिया गया, अब प्रक्रिया कौन सी फॉलो की जाएगी, यह धारा 66 में विस्तार से दिया गया है। इसके बाद आती है धारा 67 कि जब प्रकरणों का विचार करेगा न्यायालय, तो सहकारिता विभाग के न्यायालय को भी स्टेटस को अर्थात या स्टे ऑर्डर, अस्थायी इंटरिम इंजंक्शन या अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं धारा 67 के अंतर्गत। एक धारा और महत्वपूर्ण है, धारा 68, कि प्रकरण आपके समक्ष चल रहा है, न्यायालय के समक्ष चल रहा है। मान लीजिए आवास संघ ने किसी को मकान बनाने के लिए ऋण दिया था, उसने मकान बना लिया और ऋण कर्जा अदा नहीं कर रहा है, तो आवास संघ केस लगाएगा उसकी वसूली के लिए। लेकिन आवास संघ को ये लगता है कि इसने मकान बनाया है, इसलिए मकान अपने को बेच देगा। जब तक केस चलेगा इसी दौरान ये मकान बेच देगा। अगर मकान बेच दिया तो अगर आपको बाद में जीत भी गए, आपको डिक्री मिल भी गई आपके पक्ष में, आप डिक्री लेके क्या करोगे? क्योंकि मकान तो बिक गया, आप तो कुछ उसके पास है ही नहीं, आप कहाँ से वसूली करोगे? तो आवास संघ या संबंधित पक्षकार निवेदन करता है कि साहब प्रकरण के निराकरण होने तक उसके आवास की कुर्की की जाए, अटैच कर लिया जाए, अटैचमेंट बिफोर अवार्ड की, इस मकान को वो खुर्द बुर्द न कर पाए, वो बेच न पाए। और अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो धारा 68 के तहत वो अटैचमेंट बिफोर अवार्ड की डिक्री पहले ही पारित कर देता है, अंतिम निर्णय पारित करने से पहले। अब धारा 78 है, ये अपील की बात आई, जो मैंने बताया, पहले बता दिया कि अपील किस तरह से, पहली अपील द्वितीय अपील का प्रावधान किस तरह से किया गया है। धारा 80 का, इसके अधिकार ज्वाइंट रजिस्ट्रार और उसके ऊपर के अधिकारियों को होते हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार से नीचे के अधिकारी यानी डीआर और एआर को धारा 80 का के अधिकार नहीं होते। इस धारा के तहत रजिस्ट्रार या ज्वाइंट रजिस्ट्रार को एक प्रकार से किसी भी सहकारी संस्था से संबंधित असीमित अधिकार दिए गए हैं। विधायिका ने इस धारा के तहत रजिस्ट्रार को जबरदस्त सशक्त किया है कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की, सोसाइटियों की द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को मंगा सकेगा, उन पर आदेश कर सकेगा, उन्हें अल्टर यानी उसे चेंज कर सकेगा, उसमें फेरबदल कर सकेगा या पूरी तरह से रद्द कर सकेगा। और ये अधिकार विधायिका ने, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे चर्चा करूंगा कि इतने असीमित अधिकार रजिस्ट्रार को क्यों दिए। ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि कई बार ऐसा होता है, मैं एक उदाहरण से समझाऊं। अगर कोऑपरेटिव बैंक में का कोई अध्यक्ष है और वो अवैध रूप से अपने किसी रिश्तेदार की नियुक्ति कर लेता है या ऑलरेडी नियुक्त है, तो उस कर्मचारी को नियम विरुद्ध या उसका नंबर आने के विरुद्ध उसे, अगर वो लिपिक है तो उसे अकाउंटेंट बना दिया, अकाउंटेंट के बाद प्रमोट करके मैनेजर बना दिया 3 महीने के अंदर। अब यहाँ कौन है? एक तरफ बैंक का अध्यक्ष है और दूसरी तरफ वो कर्मचारी है। इसमें दोनों की मिली भगत है, दोनों को लाभ हुआ। अब अवैध रूप से कार्रवाई तो वहां कर दी गई सोसाइटी में। अब इसके विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में कौन लाएगा? कोई नहीं लाएगा कि दोनों प्रसन्न हैं। और अगर इस तरह की कार्रवाइयां मिली भगत से होने लगीं तो इन पर रोक कैसे लगाई जाएगी? इन पर रोक लगाने के लिए ही धारा 80 का प्रावधान किया गया है कि अगर रजिस्ट्रार के संज्ञान में कभी भी इस तरह की कोई बातें आती हैं तो वो उन अधिकारियों की कार्रवाइयां मंगाएगा, देखेगा कि विसम्मत हैं कि विसम्मत नहीं है, सुनवाई करेगा, सुनवाई करने के बाद यथोचित आदेश पारित कर देगा। और इसमें किसी भी तरह की परिसीमा काल नहीं दिया गया है। हालांकि ये तर्क वितर्क का प्रश्न है। कई विद्वानों का ये कहना है कि नहीं, अगर इसमें समय सीमा नहीं दी गई है तो लिमिटेशन एक्ट की धाराओं का उपयोग होना चाहिए।
लेकिन हमारे अधिकांश विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की हमेशा राय ये रही है कि नहीं, इसमें लिमिटेशन शासन के लिए, क्योंकि इसमें शासन को अधिकार है, रजिस्ट्रार को अधिकार है, और विधायिका ने सोच समझ करके ये प्रावधान किया है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। अगर किसी संस्थाओं में इस तरह की अनियमितताएं हो गईं और दोनों पक्ष उससे सहमत है, मिली भगत है, ऐसी स्थिति में अगर टाइम लिमिट दे दी गई कि नहीं, इसके बाद तो ये प्रकरण ग्राह्य ही नहीं होगा, तो न जाने कितनी अनियमितताएं होती रहेंगी और रजिस्ट्रार को साल भर बाद पता चलेगा तो मालूम हुआ कि लिमिटेशन में आ गया, रजिस्ट्रार कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो एक अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी और पब्लिक का फंड, शासन का फंड, और उसका कहीं भी दुरुपयोग हो सकता है और संस्थाओं का कुल मिलाकर के नुकसान, संस्थाओं के हित में वो कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। इसलिए इसमें इस धारा के तहत असीमित अधिकार राज्य सरकार को, असीमित अधिकार का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई अवैध अधिकार दे दिए गए, सब विधिसम्मत अधिकार जो है वो राज्य सरकार और रजिस्ट्रार को ये शक्तियाँ दी गई हैं। आगे है धारा 84 और 85। ये धारा 84-85 सहकारी सोसाइटियाँ जो अपने सदस्यों को ऋण देती हैं, विशेषकर कृषि ऋण जब देती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो गांव-गांव में पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ का गठन किया गया है। वो अपने सदस्यों को, लाखों किसान उसके सदस्य हैं, हर साल वो ऋण लेते हैं और सीजन पे आकर के ब्याज सहित चुकाते हैं। उसमें अगर कोई ऋण नहीं चुकाता है तो धारा 84 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके बाद उनको नोटिस दी जाती है, अगर वो जमा करते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनके विरुद्ध डिक्री दे दी जाती है। ये धारा 84 में होता है। अब धारा 85 महत्वपूर्ण इसलिए है कि रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित कोई भी डिक्री आदेश अगर उसका निष्पादन नहीं हुआ है तो उसका निष्पादन के प्रावधान धारा 85 में दिए गए हैं। किस तरह से उनका निष्पादन किया जाएगा। धारा 89 में रजिस्ट्रार को सीपीसी की कतिपय शक्तियां दी गई हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना सहकारी अधिनियम में न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख धाराएं स्पष्ट की गई हैं। धारा 19, 53, 55 और 64 सदस्यता, प्रबंधन और सेवा विवादों से जुड़ी है। धारा 66, 67, 68 और 89 न्यायालयीन प्रक्रिया, अंतरिम आदेश और कुर्की जैसे अधिकार प्रदान करती हैं। धारा 78, 84 और 701-85 वसूली, निष्पादन और अपील की प्रक्रिया को परिभाषित करती है। आगे हम आते हैं, जब हम प्रक्रिया की, न्यायालयीन प्रक्रिया की बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि सोसाइटियों का गठन मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अंतर्गत किया गया है। किंतु जब न्यायालयीन प्रक्रिया का आप पालन करते हैं, न्यायालयीन प्रोसीजर जो है उसमें आपको सीपीसी के भी अधिकार, सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड के भी के प्रावधान का अधिकार, उसमें जो अधिकार सिविल कोड को दिया गया है वही अधिकार आप लोगों को भी दिए गए हैं, यानी सहकारिता विभाग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिए गए हैं। इसी प्रकार इंडियन लिमिटेशन एक्ट तथा एविडेंस एक्ट की सुसंगत कई धाराओं के अधिकार हमारे ARDR और JR या रजिस्ट्रार को दिए गए हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिविल प्रोसीजर कोड CPC के हमें कौन से अधिकार दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। CPC के अधिकार में कि आपसे मतलब किसी न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चाहे AR हो, DR हो, JR हो या रजिस्ट्रार हो, प्रकरण से संबंधित किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है, उसको हाजिर करने के लिए बाध्य कर सकता है और शपथ पत्र पर उसका बयान ले सकता है। अगर किसी के पास संबंधित दस्तावेज हैं तो उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रकट करने के लिए, उसे पेश किए जाने के लिए आदेश दे सकता है और उसे पेश करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता वो। और शपथ पत्रों पर वो सबूत भी ले सकता है या लेगा। और अगर किसी कारण से कोई गवाह
न्यायालय में नहीं आ सकता है, बीमार है, विकलांग है, चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर रजिस्ट्रार के समक्ष, न्यायालय रजिस्ट्रार के समक्ष निवेदन किया जाता है तो रजिस्ट्रार उसकी गवाही रिकॉर्ड करने के लिए वो कमीशन भी भेजता है। कमीशन से तात्पर्य वो स्वयं किसी व्यक्ति को, विशेषकर अपने ही न्यायालय में आने वाले किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या किसी एडवोकेट को कमिश्नर नियुक्त कर देता है और वो कमिश्नर एक प्रकार से उस अधिकारी के ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और फिर उसके नेतृत्व में वादी और प्रतिवादी दोनों के अधिवक्ता संबंधित साक्षी के घर जाते हैं या जहां पर वो होता वहां जाते हैं और वहां फिर उसका साक्ष्य लिया जाता है और कमिश्नर के रूप में वो व्यक्ति उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है और जिसे कमिश्नर नियुक्त किया जाता है उसे कुछ न कुछ उसका जो हर्जा खर्चा होता है वो उस पक्षकार से दिलाया जाएगा जिस पक्षकार ने उस साक्षी का बयान लेने के लिए निवेदन किया था। तो एक तो सीपीसी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जब मौका मिले तो सीपीसी अवश्य पढ़ें, क्योंकि बिना सीपीसी पढ़े न्यायालयीन प्रक्रिया समुचित रूप से संपादन करना संभव नहीं होगा। दूसरा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट। हमारे एक्ट में लगभग हर प्रकार के प्रकरण प्रस्तुत करने की एक समय सीमा निर्धारित की गई है धारा 65 में, लेकिन फिर भी उसी 65 में यह कह दिया गया है कि अगर कहीं ऐसी स्थिति निर्मित हो जहां की लिमिटेशन नहीं दिया गया है तो फिर इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट भी हमको संक्षेप में पढ़ना ही पड़ेगा। और चौथा है साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट की कुछ धाराएं हैं, जैसे धारा 5, 60, 64, 136, 165, 146, 148, 151 और 152। इन धाराओं में भी इनमें साक्षियों का गवाही कैसे की जाएगी, कूट परीक्षण, वादी साक्ष्य कैसे होगा, प्रतिवादी साक्ष्य कैसे होगा, दस्तावेजों पर प्रदर्श कैसे मार्क किए जाएंगे, आदि आदि प्रावधान इसमें जो किए गए हैं, उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत सहकारिता विभाग के अंतर्गत गठित न्यायालयों के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना न्यायालयीन प्रक्रिया को सही ढंग से अपनाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। यह प्रशिक्षण अधिकारों, दायित्वों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करता है। प्रशिक्षित अधिकारी अधिक सटीक और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे न्यायालयों से मतलब सहकारी न्यायालयों में, सहकारिता विभाग के न्यायालयों में विचार किए जाने वाले प्रकरणों के प्रकार, किस किस प्रकार के प्रकरण इन न्यायालयों में आते हैं। तो एक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के सेवा विवाद, कर्मचारी और सोसाइटी के बीच में कोई सेवा विवाद होता है तो इस न्यायालय में आता है। किसी सोसाइटी के सदस्य और सोसाइटी के मध्य कोई सदस्यता संबंधी विवाद होए तो वो आता है। कोई सदस्य कह सकता है हमको गलत मेंबर बनाया गया, हमको मेंबर नहीं बना रहे हैं, हमको निकाल दिया गया, अवैध रूप से निकाल दिया गया, आदि तरह के विवाद अगर उठते हैं तो ये प्रकरण सहकारिता विभाग के न्यायालयों में आएंगे। हर सोसाइटी का संचालन एक निर्वाचित संचालक मंडल करता है। अगर किसी सोसाइटी का निर्वाचन हुआ, संचालक मंडल का निर्वाचन हुआ और संचालक मंडल के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद आता है कि नहीं साहब ये निर्वाचन गलत हुआ, अवैध हुआ, या किसी व्यक्ति या पद विशेष पे गलत निर्वाचन हो गया, गलत प्रक्रिया पालन की गई, तो निर्वाचन को निरस्त करने के लिए जो विवाद लगाया जाएगा वो इन्हीं न्यायालयों में लगाया जाएगा। सोसाइटी और सदस्य के बीच में जो ऋण का लेन देन होता है उसकी वसूली से संबंधित भी विवाद इसी न्यायालय में आएंगे। गृह निर्माण सहकारी सोसाइटियां गठित होती हैं। गृह निर्माण सहकारी सोसाइटियों में
अक्सर भूखंड को लेके विवाद होता है कि मैं सदस्य था, 20 साल से सदस्य हूँ, 5 साल के जो सदस्य उनको भूखंड दे दिया गया, हमको नहीं दिया गया। तो ऐसे भूखंडों से संबंधित विवाद भी सहकारी न्यायालयों में आते हैं। सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित विवाद भी, अगर प्रबंधन में कहीं कोई गलती होती है, सोसाइटियों का अगर परिसमापन कर दिया गया है तो सदस्यगण अपनी आपत्ति कर सकते हैं कि गलत परिसमापन कर दिया गया है। तो ऐसे कोई विवाद अगर परिसमापन से संबंधित आएंगे तो वो धारा 64 में आएंगे। सहकारी संस्थाओं के गठन के संबंधित में भी विवाद आ सकता है कि साहब इसका गठन ही गलत हुआ है, 20 सदस्यों विभिन्न परिवारों से गठन होना चाहिए था, ये तो 10 सदस्यों के बीच में ही गठन कर लिया गया है। ये विवाद भी अगर आता है, इसका निराकरण भी सहकारिता विभाग के न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सहकारी संस्थाएं कोई न कोई व्यवसाय करती हैं, हर संस्था अपना कोई न कोई व्यवसाय करती है। अब व्यवसाय से संबंधित अगर कोई विवाद आ गया है तो वह विवाद भी सहकारी न्यायालयों के अंतर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न प्रकार के विवाद हैं जिनको हम मिसलेनियस टाइप के विवाद कह सकते हैं, जो सहकारी संस्थाओं से संबंधित हैं, वह भी इन्हीं न्यायालयों में विचारण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना धारा 19, 64, 67 जैसी अधिनियम की धाराएं विवादों के निपटारे में मार्गदर्शक होती हैं। ये सदस्यता, सेवा विवाद, ऋण वसूली और अस्थायी आदेश जैसे विषयों को शामिल करती हैं। इन धाराओं से न्यायालय की प्रक्रिया और अधिकारों को वैधानिक आधार मिलता है। अभी हमने जैसे विषय के रूप में आपको बताया था कि सहकारी न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों की परिसीमा काल या लिमिटेशन कैसे करते हैं, इसका मैं एक उदाहरण लेके समझाता हूं आपको, तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे कोई कर्मचारी है, 10 साल तक नौकरी की, कोऑपरेटिव बैंक का उदाहरण ले लें। कोऑपरेटिव बैंक का कोई कर्मचारी है और उसे एक नोटिस दे करके उस सेवा से पृथक कर दिया गया। अब वो व्यक्ति अपना प्रकरण न्यायालय संयुक्त पंजीयक के यहाँ प्रस्तुत करेगा और निवेदन करेगा कि साहब हमको अवैध तरीके से बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना कोई जांच पड़ताल किए, गलत आरोप लगा करके हमें सेवा से हमें हटा दिया गया। लेकिन अब यही प्रश्न उठता है कि वो जो टर्मिनेट हुआ है, टर्मिनेशन दिनांक से कितने के भीतर, कितने दिन के अंदर उसे न्यायालय में अपना प्रकरण प्रस्तुत करना है। तो देखिए, जैसे पहले मैंने कहा था, ये सेवा विवाद है और सेवा विवाद धारा 55 में आता है, 55(2) में। और धारा 55(2) में अंत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि आदेश जारी होने के 30 दिवस के अंदर आपको न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब अगर आदेश 1 जनवरी को हुआ है तो 30 जनवरी तक आप अपना प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दें अनिवार्य रूप से। हाँ, यहाँ ये है कि अगर 1 तारीख को ऑर्डर हुआ और आपको ऑर्डर ही 5 तारीख को मिला तो आदेश तामीली, ये एक्चुअली आदेश तामीली के दिनांक से माना जाता है। अगर आदेश उसी दिन मिल गया आपको तो 30 दिवस के अंदर, अन्यथा आदेश अगर आपको 5 दिन बाद मिलता है तो फिर वहाँ से इसकी गणना होगी कि आप 30 दिन के अंदर प्रकरण प्रस्तुत कर दें। इसी प्रकार धारा 64 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत होते हैं। किसी संस्था का निर्वाचन हुआ है, संचालक मंडल का निर्वाचन, अगर उस निर्वाचन को चुनौती दी जाती है तो उसी में परिसीमा काल लिखा हुआ है कि जिस दिन चुनाव संपूर्ण होता है, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जिस तारीख को होता है उसके 45 दिन के अंदर आपको सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा प्रकरण टाइम बार हो जाएगा, लिमिटेशन बार हो जाएगा और प्रकरण इसी आधार पर खारिज कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा कि आपने समय सीमा में प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि संस्था ने किसी को ऋण दिया है और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है
तो डेथ हो जाने के बाद वसूली उसके वारिसानों से की जाएगी। अब उनके वारिसानों से वसूली करने के लिए आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तब इसके लिए होगा कितने दिन में आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाए। इसके लिए प्रावधान किया गया है कि उसकी मृत्यु होने के 6 साल के अंदर आपको न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर देना, फिर चाहे जब तक न्यायालय में प्रकरण चलता रहे, लेकिन आप समय सीमा में प्रकरण जरूर न्यायालय में प्रस्तुत कर दें। उसके बाद अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो टाइम बार हो जाएगा। तो इस प्रकार अधिकांश प्रकरणों में एक समय सीमा निर्धारित की गई, वो संबंधित धाराओं में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। तो ये हुआ लिमिटेशन की बात। इस मॉड्यूल में हमने जाना मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम और नियमों के साथ साथ सीपीसी, लिमिटेशन एक्ट और साक्ष्य अधिनियम भी लागू होते हैं। न्यायालय को गवाह बुलाने, दस्तावेज मांगने और साक्ष्य दर्ज करने की विधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इन प्रावधानों से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और वैधानिक बनती है। अब हम सीधे सीधे आते हैं कि हमारे न्यायालय की जब हम बात करें तो ARDR, JR या रजिस्ट्रार के न्यायालय की बात होती है। सबसे पहले हम विचारण न्यायालय की बात करते हैं, मूल जो सबसे पहले न्यायालय, सबसे प्रारंभिक न्यायालय है। तो प्रारंभिक न्यायालय मान लीजिए DR का न्यायालय है और आपके यहाँ दावा प्राप्त हुआ। अब दावा कई माध्यम से प्राप्त हो सकता है, अधिवक्ता के माध्यम से या संबंधित व्यक्ति स्वयं दावा प्रस्तुत कर सकता है। ये दावा डाक से भी आ सकता है और आज की तारीख में ऑनलाइन भी दावा प्रस्तुत करने का प्रावधान कर दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा। जैसे ही मान लीजिए कोई अधिवक्ता, आमतौर पर अधिवक्ता ही आते हैं, अधिवक्ता ने कोई दावा या विवाद, दावा मैंने बोल दिया, एक्चुअली विवाद आपके यहाँ प्रस्तुत किया। उस विवाद प्रस्तुत करने के समय आप जैसे ही लेंगे उस दावे को, तत्काल उसके ऊपर बाईं तरफ लिखेंगे अधिवक्ता का नाम कि श्री इनके द्वारा आज दिनांक इतने को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। आप अपना दस्तखत करेंगे, नीचे डेट डाल देंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपका डेट डालना, क्योंकि वही एक प्रमाण होता है कि इस दिनांक को न्यायालय में ये प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया। अब एक स्थिति आती है, मान लीजिए प्रस्तुत किया गया, उस दिन आप नहीं थे, तो जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन आपका जो रीडर है, न्यायालयीन कार्य जो आपका देख रहा है, उसके द्वारा ऊपर लिखा जाएगा कि इनके द्वारा आज दिनांक को प्राप्त हुआ। और जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएंगे उसी दिन उनके सामने रखा जाएगा कि आज, कल, परसों जब भी ये दावा प्राप्त हुआ था, तो उसके नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये तो हुआ दावा प्राप्त होने पर पहली कार्रवाई। अब जब प्राप्त हो गया तो अब इस दावे की जांच होगी, प्रारंभिक जांच होगी। प्रारंभिक कार्रवाई मतलब प्रारंभिक जांच। प्रारंभिक जांच आमतौर पे जो रीडर आपका रहता है वही करता है। जांच में 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं कि पर्याप्त प्रतिलिपियां दी गई हैं कि नहीं। और प्रतिलिपियां पर्याप्त से क्या मतलब, अगर प्रकरण में 4 प्रतिवादी हैं तो कम से कम दावे की 5 प्रतियां होनी चाहिए, क्योंकि 4 प्रतिवादी गणों को चली जाएंगी और 1 जो है वो न्यायालय में रह जाएगी। अगर 10 प्रतिवादी बनाया है तो आपको 11 प्रतियां चाहिए। तो किस पर्याप्त प्रतियां हैं या नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिसने दावा प्रस्तुत किया है वादी ने, उसने जो तथ्य लिखे हैं उसके समर्थन में डॉक्यूमेंट्स आदि लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, दूसरी चीज़। और डॉक्यूमेंट्स और लगाए या बाद में लगाए, जिस आदेश से वो दुखी हुआ है उस आदेश की प्रमाणित प्रति या मूल प्रति संलग्न की गई है अथवा नहीं की गई है, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ कि उस पर पर्याप्त न्याय शुल्क चस्पा किया गया है या नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी किस स्तर की है, क्या ये प्रकरण इस न्यायालय में विचारण योग्य है
पहले ही प्रारंभ में ही ये चीज़ देख लिया जाता है। यदि सारी चीज़ें ठीक हैं, यदि इनमें कोई कमी है, तो प्रकरण पंजीयन के पहले ही अधिवक्ता को या वादी को बता दिया जाएगा कि इनकी पहले पूर्ति कर लें। जब तक पूर्ति नहीं करेंगे प्रकरण का पंजीयन नहीं होगा। और यदि वो पूरी तरह से परफेक्ट है तो ये सब सारी बातें रीडर लिखेगा, ऑर्डर शीट पे प्रस्तुत करेगा और उस पर फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में ARDR जो भी हैं वो लिखेंगे कि हाँ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और पक्षकारों को सूचना भेजा जाए। आगामी तिथि दिनांक इतने नियत, ऐसा वो लिखेगा। तब इस प्रकरण को दायरा पंजी में दर्ज किया जाएगा। हर न्यायालय की एक अपनी दायरा पंजी होती है। दायरा पंजी में निर्धारित कॉलम होते हैं जिसमें कि क्रम से प्रकरण रजिस्टर्ड किए जाते हैं। हर धारावार एक नया अलग रजिस्टर होता मेंटेन किया जाता है, या कहीं कहीं अगर बहुत मोटा रजिस्टर है तो कुछ लिमिटेड पेजेस निर्धारित रहते हैं कि इतने धारा 55 के लिए होंगे, इतने 64 के लिए होंगे, इतने 84 के लिए होंगे, इतने अलग इसके होंगे, तो उस पर लिखा जाएगा। वादी पहले कॉलम में क्रमांक हो जाएगा, दूसरे में दिनांक हो जाएगी और तीसरे में फिर वादी का नाम पूरा हो जाएगा। प्रतिवादी, हाँ, जांच में ये भी देखना होगा कि प्रतिवादी गणों का पूरा नाम पता लिखा गया है कि खाली ऊपर ही ऊपर तो नहीं लिख दिया कि नाम लिख दिया अनिल कुमार भोपाल, तो अब अनिल कुमार भोपाल ये पूरा पता नहीं है। पूरे भोपाल में आप नोटिस कैसे भेजेंगे? तो पूरा पता उसमें होना चाहिए। नहीं है तो वादी को वापस करेंगे कि आप इसको ठीक करिए, कंप्लीट करिए, उसके बाद पंजीयन होगा। तो ये तो हो गया उसका पंजीयन। एक आखिरी कॉलम होता है प्रकरण का निराकरण। तो उस दायरा पंजी में जब प्रकरण निराकृत होगा तब उस दिनांक को दस्तखत होंगे, पीठासीन अधिकारी के डेट डाली जाएगी और निराकरण में क्या निराकरण किया गया उसका संक्षिप्त विवरण अंकित किया जाएगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना सेवा विवाद, ऋण वसूली, सदस्यता और भूखंड विवाद जैसे मामले इन न्यायालयों में लाए जाते हैं। प्रबंधन और परिसमापन से संबंधित प्रकरणों पर भी यही सुनवाई होती है। सहकारी संस्थाओं से जुड़े अधिकांश प्रमुख विवाद इन्हीं न्यायालयों में विचारणीय होते हैं। अगला है ऑर्डर शीट या आदेश पत्रिका का लेखन। ये आदेश पत्रिका नोट शीट की तरह नहीं होती। ये आदेश पत्रिका और नोट शीट में भिन्नता रहती है। नोट शीट में तो बहुत सारे अधिकारी जो भी संबंधित हैं, अधिकारी कर्मचारी सब अपना अपना लिखते रहते हैं, लेकिन ऑर्डर शीट या आदेश पत्रिका पे ये अपेक्षा की जाती है कि तारीख बढ़ाने आदि की जब आप अनुपस्थित हैं किसी कारण से और डेट लगी है, तब आगामी तिथि जो नियत करेगा वो आपका रीडर करेगा और रीडर लिखेगा। अन्यथा ऑर्डर शीट आपको ही लिखना चाहिए। ऐसे निर्देश शासन के हैं कि आदेश पत्रिका संबंधित पीठासीन अधिकारी को स्वयं लिखना चाहिए। हालांकि चूँकि पीठासीन अधिकारियों के पास वर्कलोड बहुत होता है, प्रशासनिक कार्य भी बहुत होता है, इसलिए अक्सर रीडर लोग लिख देते हैं और दस्तखत पीठासीन अधिकारी कर देते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि प्रावधान यही है कि आपको ही करना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो आदेश पत्रिका अपने हस्तलेख में लिपि में ही होना चाहिए। आदेश पत्रिका में जो लिखा जाएगा उसमें पंजीयन के बाद संबंधित पक्षकारों को सूचना दी गई, और अगर सूचना के बाद पक्षकार उपस्थित हुए, कौन कौन से पक्षकार उपस्थित हुए, कौन नहीं उपस्थित हुए, कौन सूचना किसको सूचना तामील नहीं हुई, किसको हुई, सूचना प्राप्ति के बावजूद भी जो नहीं आए तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। अगर सूचना प्राप्ति के बाद नहीं आए तो उनके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की गई या प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। जो कुछ भी है वो सारा डिटेल उस आदेश पत्रिका में विस्तार से लिखा होना चाहिए। और आगामी पेशी अगर लगाई जाती तो आगामी पेशी कौन सी नियत की जाती है वो उसका भी उल्लेख आदेश पत्रिका पे होता है। और बाईं तरफ
हाशिए के हाशिया जो रहता है बाईं तरफ का, उधर अधिवक्ता का या उपस्थित पक्षकारों का हस्ताक्षर और डेट सहित उधर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना, हर मामले को दायर करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। यह सीमा लिमिटेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है। मामला समय पर दायर हुआ है या नहीं, इसकी वैधता इसी पर निर्भर करती है। अब सूचना पत्रों की तामीली। प्रकरण जब आपके यहाँ आ गया, प्रस्तुत हो गया और पंजीकृत हो गया, अब पहला कार्य क्या होगा? हम संबंधित पक्षकारों को, विशेषकर प्रतिवादी गणों को, क्योंकि वादी का अधिवक्ता तो रहता ही है और अगर नहीं है तो उसे भी, आगामी जो तिथि आप हमें नियत करना है उस तिथि की सूचना दी जाएगी। अब ये सूचना कैसे दी जाएगी, ये इसकी प्रक्रिया धारा 86 और नियम 75 में की गई। धारा 85 मतलब सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 86 और नियम 1962 के नियम 75 में की गई है। इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है न्यायालयीन प्रक्रिया का। सूचना पत्रों की विधिवत तामीली होना चाहिए। एक तामीली तो ऐसे कि अगर आप व्यक्तिगत विशेष वाहक से कराना चाहें तो विशेष वाहक को भेज करके आप तामीली करा दें। जो तामीली कराने जाता है वो अपना उल्लेख करेगा कि हाँ मैंने इसकी तामीली कराई। अगर आपका वृत्ति जाता है तो अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा, तारीख डालेगा। जो तामीली कराने जाएगा वो संबंधित व्यक्ति पर तामीली कराएगा। वो व्यक्ति नहीं होगा अगर उसके घर में कोई बालिग सदस्य है, उस बालिग सदस्य को दे करके वो तामीली कराएगा। अगर विशेष वाहक नहीं भेज सकते तो पंजीकृत डाक से भेजिए, जिसमें एक्नॉलेजमेंट जरूर लगाइए। वो एक्नॉलेजमेंट वापस आएगा, वो आपका तामीली का प्रूफ होगा। लेकिन अभी विभिन्न न्यायालयों द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया है कि अगर आपने एक्नॉलेजमेंट के साथ रजिस्टर्ड डाक से आपने भेजी है और न डाक वापस प्राप्त हुई न एक्नॉलेजमेंट वापस प्राप्त हुआ और 30 दिन की अवधि अगर बीत गई है तो उस नोटिस को तामील हो गई है ऐसा माना जाएगा। हालांकि आज की तारीख में ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था हो गई है कि अगर आपने रजिस्टर्ड डाक से भेजा है तो आप पोस्ट ऑफिस विभाग में जा कर के जो आपके पास रसीद है उस रसीद पे क्रमांक दिया रहता है, उस क्रमांक के आधार पर उस डाक की ट्रैक कर सकते हैं कि तामीली हुई कि नहीं हुई। अगर उसमें आ जाता है कि दिनांक इतने को डिलीवरी हो गई है तो ये आपका फुल प्रूफ है कि तामीली हो गई, उसको तामीली मान लीजिए। और तामीली के बाद यदि व्यक्ति नहीं आता है तो फिर उसके अनुसार आपको कार्रवाई करनी होगी। इसलिए तामीली बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार नोटिस जारी की जाती है और तामीली होती भी है, लेकिन तामीली का प्रमाण जो है वो आपके नस्ती में रहना चाहिए। तामीली हो गई और आपके पास प्रमाण नहीं है कि तामीली हो गई और फिर अगर आपने कोई कार्रवाई एक्स पार्टी कर दी तो वो आगे चल करके अपील में आपका आदेश ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए सूचना पत्रों की तामीली पर विशेष फोकस किया जाता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने जाना, दावा प्राप्त होते ही न्यायालय उसकी वैधता की प्रारंभिक जांच करता है। पंजीयन के पश्चात मामले की विधिवत सुनवाई प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता और कानूनी मानकों के अनुरूप संचालित होती है। अब आपने सूचना पत्रों की तामीली हो गई। अब तामीली के बाद प्रतिवादीगण उपस्थित हो गए। वाद पत्र में एक पक्ष जो लगाता है उसे वादी कहते हैं और जिसके विरुद्ध लगाया जाता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। वादी एक से अधिक हो सकते हैं तब उन्हें वादीगण कहेंगे, प्रतिवादी भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो प्रतिवादीगण कहेंगे। तो अगर वादी उपस्थित है, उसने दावा लगाया ही, प्रतिवादी भी उपस्थित हो करके और उस दावे का उत्तर या विवाद का उत्तर प्रस्तुत कर देता है, उसको जवाब दावा कहते हैं। तो यदि जवाब दावा आ गया है तो आपको दावा भी पढ़ना पड़ेगा, जवाब दावा भी पढ़ना पड़ेगा और जवाब दोनों पढ़ करके
अब आपको देखना होगा कि इसमें विवाद के बिंदु क्या हैं। तो जो डिस्प्यूट किन किन बिंदुओं में विवाद है, वादी ने 10 बातें कही हैं, उसमें हो सकता है प्रतिवादी 10 में से 4 बातें मान ले कि हाँ साहब इनका ये भी कथन सही, ये भी कथन सही, ये भी कथन सही। तो जो चीज़ें वो स्वीकार कर रहा है वो डिस्प्यूट नहीं है। जिस चीज़ को वो मना कर रहा है वो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया, और उसके आधार पर आपको वाद पदों की रचना करनी है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशूज। आप वाद प्रश्न या वाद पद बनाएंगे। वाद पद बनाने में एक दो वाद पद बहुत अक्सर कॉमन बनाए जाते हैं अगर प्रतिवादी ने आपत्ति किया है तो। अक्सर प्रतिवादी ये कहता है साहब ये प्रकरण समय सीमा में नहीं, लिमिटेशन में नहीं, ये लिमिटेशन बार है, बाद में 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है, या 45 दिन में नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि वादी कहता है नहीं, हमको आदेश दिनांक इतने को मिला है, मैंने उसके आधार पर 30 दिन बाद ही प्रस्तुत किया, या 45 दिन बाद ही प्रस्तुत किया, या 6 वर्ष बाद ही प्रस्तुत, जहाँ जैसी स्थिति है। तो एक तो ये है कि क्या प्रकरण समय सीमा में प्रस्तुत किया गया है, क्या प्रकरण लिमिटेशन के अंदर है या लिमिटेशन बार है। पहला वाद प्रश्न तो यही बन जाता है। और एक वाद पर अक्सर कई बार कुछ प्रकरणों में यह होता है कि प्रतिवादी कहता है कि श्रीमान को यह प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है, और वो फिर कारण भी बताता है कि क्यों नहीं सुनने का अधिकार है। तो अब जब ये पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया तो आपको इस पर भी वाद प्रश्न बनाना पड़ेगा कि इसने क्या इस प्रकरण को न्यायालय को सुनने का अधिकार है अथवा नहीं। तो दो वाद पद तो यही बन जाते हैं। जहां ऐसी स्थिति आती है, सब में नहीं बनेंगे, लेकिन जहां प्रतिवादी आपत्ति कर देता है वहां वाद पदों का ये 2 वाद पत्र बनाए जाते हैं। शेष जो उस प्रकरण से संबंधित डिस्प्यूट है उससे संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे कि क्या वादी की विभागीय जांच विधिवत की गई है, क्या वादी अगर वो कर्मचारी मान लो उसको टर्मिनेट किया गया है, वो कहता है नहीं मेरे साथ मुझको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जांच सेवा नियमों के अनुसार नहीं की गई, मुझे दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, मुझे रिकॉर्ड ही नहीं दिया गया, तो मैं जवाब कहाँ से देता। इस तरह की बहुत सारी बातें जो तथ्य उसने लिखे हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आपके इशूज बनेंगे, वाद पद बनाए जाएंगे। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि हर तारीख की कार्यवाही को ऑर्डर शीट में दर्ज किया जाता है। आदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और कानूनी भाषा में होना चाहिए, और यह दस्तावेज केस की प्रगति का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। आप प्रकरण में साक्ष्य लेंगे। साक्ष्य में क्या करेंगे? क्रम यह होगा, पहले वादी को कहेंगे कि अपना साक्ष्य प्रस्तुत करो, तो वो साक्ष्य के बतौर दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता है और अपना गवाह ला सकता है। अगर गवाह लेकर के आया तो पहले उसी का वकील न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण करेगा, और जब उसका मुख्य परीक्षण पूरा हो जाएगा तो उसी वादी साक्षी का जो अपोजिट काउंसिल है, प्रतिवादी का एडवोकेट है, वो प्रति परीक्षण करेगा। इसी प्रकार वादी के जितने साक्षी हैं, जब उनका मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण पूर्ण हो जाएगा तब प्रतिवादी का साक्षी प्रारंभ होगा। अब प्रतिवादी साक्षी जब आएगा तो प्रतिवादी साक्षी का एडवोकेट पहले मुख्य परीक्षण करेगा, और फिर प्रतिवादी साक्षी का प्रतिपरीक्षण वादी का वकील करेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों की साक्ष्य ग्रहण की जाएगी, और इस दौरान अगर कोई दस्तावेज प्रस्तुत कराना है तो न्यायालय उन दस्तावेजों पक्षकार भी प्रस्तुत कर सकता है, और अगर न्यायालय को लगता है कि कोई अन्य दस्तावेज की आवश्यकता है तो संबंधित पक्षकार को निर्देश दे सकता है कि उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करिए। यहाँ एक चीज़ विभागीय अधिकारियों के लिए बहुत जानना जरूरी है कि अगर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तो दस्तावेजों पर साक्ष्यांकन स्पष्ट होना चाहिए। अगर वादी के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया, मान लीजिए उसके टर्मिनेशन ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है, तो वो मूल आदेश होना चाहिए। अगर मूल नहीं है, फोटो कॉपी है, तो अपने साक्ष्य के दौरान
वो मूल से उसका मिलान कराएगा, और जब मूल से मिलान कराएगा तो उसके ऊपर एक लिखने की जो एक सिस्टम है, एक परंपरा है कि उस दस्तावेज के ऊपर लिखा जाएगा प्रदर्श P1 से मतलब प्लेंटिफ, वादी P1 पहला दस्तावेज, और फिर एक लाइन नीचे खींच करके उसके नीचे लिखा जाता है कि इसको वेरीफाई किसने किया, तो आ जाता है PW1 अर्थात प्लेंटिफ विटनेस नंबर 1 या वादी साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा इसको वेरीफाई किया गया है। और फिर उसके नीचे डेट डालेंगे और डेट डाल करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने दस्तखत कर देंगे। अब ये अथेंटिक दस्तावेज, ये था तो फोटोकॉपी, लेकिन अब ये अथेंटिक दस्तावेज हो गया। अन्यथा ढेर सारे फोटोकॉपी प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, उन फोटोकॉपियों की साक्ष्य में उसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मूल दस्तावेजों से उसका मिलान न करा दिया जाए और उस पर बाकायदा साक्ष्य का अंकन न हो जाए, उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हो जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ वादी और प्रतिवादी का साक्ष्य ग्रहण। इस मॉड्यूल में हमने जाना न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का पक्षकारों तक समय पर और सही तरीके से पहुंचना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 86 और नियम 75 में इसकी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दी गई है। सही तामीली से ही निष्पक्ष और न्याय संगत सुनवाई सुनिश्चित हो पाती है। जब दोनों के साक्ष्य आ जाते हैं तो साक्ष्य ग्रहण करने के उपरांत तिथि एक अंतिम बहस के लिए लगाई जाती है। अंतिम बहस जब पूरी हो जाती है तो प्रकरण निर्णय हेतु सुरक्षित किया जाता है, बाकायदा डेट बताई जाती है और उस डेट को न्यायालय अपना आदेश या अंतिम निर्णय पारित करता है। अब यहाँ बीच में एक चीज़ और आती है कि अपने मूल प्रकरण के साथ साथ वादी कई बार स्टे ऑर्डर या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत करता है या कोई अंतर्वर्ती आदेश मांगता है। वो कहता है कि हमें निलंबित किया गया है, इस दौरान जब तक हमारी ये प्रकरण चल रहा है, या कोई ऐसी स्थिति आती है कि स्टेटस को बहाल करने की मुझे स्टे दिया जाए उस पर। तो स्थितियों को देखते हुए यदि उसके सारे उठाए गए मुद्दे पीठासीन अधिकारी उनसे संतुष्ट हो जाता है तो स्टेटस को या स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं हाउसिंग सोसाइटी का, कि हाउसिंग सोसाइटी का कोई सदस्य आता है और कहता है कि मैं 20 साल से सदस्य हूं, मुझे भूखंड क्रमांक 50 आवंटित भी है, ये देखिए साहब कागज भी है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं और ये बेचने के चक्कर में है। साहब जब तक ये प्रकरण आपके न्यायालय में चलेगा, निर्णय होगा तब तक ये किसी दूसरे को बेच देंगे। अगर बेच दिया तो फिर मेरे मुकदमे का क्या होगा? इसलिए साहब इस पे स्टे दे दिया जाए, स्टेटस को मेंटेन कर दिया जाए कि इस प्रकरण के निराकरण होने तक प्रतिवादी बेचने न पाए। तो अगर न्यायालय संतुष्ट होता है कि हाँ ये गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो न्यायालय स्टे ऑर्डर या स्टेटस को मेंटेन करने की आदेश जारी कर देता है या अन्य कोई अंतरिम आदेश जो भी न्यायालय उचित समझता है वो कर सकता है। ये अंतिम निर्णय से पहले ही कर सकता है। और अंतिम निर्णय से पहले एक निर्णय और होता है, ये धारा 67 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जाती हैं और इसमें जो प्रक्रिया पालन की जाती है वो CPC में जो उल्लेखित है आदेश 39 नियम 1, 2, 3 आप पढ़ लेंगे तो उसमें जो प्रक्रिया है उसी का पालन करते हुए स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है। एक और अंतरिम आदेश जारी होता है धारा 68 के तहत अटैचमेंट बिफोर अवार्ड, कुर्की कैसे की जाती है कि अगर आवास संघ किसी को ऋण देता है और मकान बन गया और उसके बाद पता चला कि नहीं तो अपनी ज़मीन को मकान को खुर्द बुर्द कर देगा, तो उसकी कुर्की के भी आदेश करने के अधिकार विचारण न्यायालय को हैं। वो धारा 68 के तहत कुर्की का आदेश कर सकता है। इसमें भी वो CPC के प्रावधानों का उपयोग करेगा। अब आता है कि निर्णय लेखन
निर्णय लेखन हम बाद में डिटेल में बताएंगे। निर्णय लेखन के समय न्यायिक दृष्टांतों का क्या महत्व है। प्रकरण में सुनवाई के दौरान विभिन्न स्टेजेस पर दोनों पक्षों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा समय समय पर प्रकरण से, इसी तरह के प्रकरणों से संबंधित जो भी न्यायालय ने आदेश पारित किए गए हैं, उनका उदाहरण वो प्रस्तुत करता है कि साहब इसी तरह के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह के आदेश पारित किए गए हैं। तो अगर ऐसे कोई दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका अध्ययन जरूरी है, उसको अध्ययन कर लें। अगर उसके तथ्य और आपके समक्ष विचारणीय प्रकरण दोनों के तथ्य समान हैं, तो उन न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में उसका लाभ प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को मिलेगा। और अगर दोनों के तथ्य अलग अलग हैं, तो आप अपने आदेश में ये लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों के तथ्य अलग अलग हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित इस न्यायिक दृष्टांत का लाभ इस पक्षकार को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उन न्यायिक दृष्टांतों के ऊपर आपको कोई न कोई टिप्पणी लिखनी ही पड़ेगी, उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। और जब आपका अंतिम आदेश हो जाए, तो आदेश के बाद उसकी प्रतिलिपि संबंधित पक्षकारों को निःशुल्क देने का प्रावधान है। आदेश जो है जब आप दें या आदेश के लिए जब नियत करें, पहले तो प्रकरण को निर्णय हेतु सुरक्षित कर लिया जाता है बहस सुनने के बाद, क्योंकि आदेश लिखने में टाइम लगता है। करीब 15 दिन सामान्यतः निर्धारित है। 15 दिन के अंदर कोई डेट निर्धारित कर दें, उस डेट पर संबंधित पक्षकार को आदेश की कॉपी, पक्षकारों को सभी को आदेश की कॉपी कर दे दें और उतनी प्रतियां पहले से ही प्रमाणित बना लें और संबंधित पक्षकारों को प्रदान कर दें, ताकि बाद में उन्हें आवेदन के लिए फिर से आवेदन न करना पड़े। और जब उन्हें प्रतियां प्रदान करें, तो अपनी आदेश पत्रिका पर पावती स्वरूप उनके हस्ताक्षर, नाम और डेट महत्वपूर्ण है कि इस डेट को इनको आदेश की तामीली करा दी गई है इस निर्णय की, ये बहुत जरूरी है और पक्षकारों को ये प्रदान कर दें। निर्णय कैसे लिखा जाएगा, इसका मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। अब खाली एक बिंदु और रह गया है कि आदेशों के निष्पादन की प्रक्रिया। अगर डिक्री या आदेश का निष्पादन पक्षकार ने नहीं किया है, तो उसका निष्पादन जो है किस तरह से किया जाएगा, ये चीज जो है उसकी प्रक्रिया का पूरा प्रावधान जो है वो अधिनियम में दिया गया है। डिक्री का या आदेश का क्रियान्वयन 3 तरीकों से किया जा सकता है: सहकारी न्यायालय के वसूली अधिकारी के माध्यम से, राजस्व न्यायालय के माध्यम से और सेशन सिविल कोर्ट के माध्यम से। इसकी विस्तृत प्रक्रिया है। वहां आवेदन दे करके उनके यहाँ जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए आप जो है संबंधित पक्षकार उन आदेशों का निष्पादन करा सकता है। ये विभागीय न्यायालयीन प्रक्रिया का ये संक्षिप्त विवरण मैंने आपके समक्ष रखा। धन्यवाद। थैंक यू। जिस मॉड्यूल में हमने जाना, वाद पद में उन मुद्दों को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है जिन पर न्यायालय को निर्णय देना होता है। साक्ष्य प्रक्रिया में मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण के माध्यम से तथ्य उजागर किए जाते हैं। यह चरण पूरी न्यायिक प्रक्रिया का सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस प्रशिक्षण में हमने सीखा कि सहकारी संस्थाओं से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए विभागीय न्यायालय एक आवश्यक मंच है। संबंधित कानून, धाराएं और प्रक्रियाएं पूरी न्यायिक व्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार देती हैं। हर केस की सुनवाई तय समय सीमा और विधिक प्रक्रिया के अनुसार होती है। न्यायालय के गठन, कार्यक्षेत्र और अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। ऑर्डर लेखन, सूचना की तामीली और वाद पद की तैयारी न्यायिक प्रक्रिया के मुख्य स्तंभ होते हैं। साक्ष्य ग्रहण की प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। अपील और आदेशों के निष्पादन तक की प्रणाली भी पूर्णतः कानूनी और व्यवस्थित होती है। सीपीसी, लिमिटेशन एक्ट और साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों का पालन अनिवार्य होता है। और जब अधिकारियों को इन सभी पहलुओं की सही जानकारी और प्रशिक्षण मिलता है, तो वे अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी निर्णय ले पाते हैं।
कुल मिलाकर यह पूरी प्रक्रिया सहकारिता के मूल्यों पर आधारित है, न्याय संगत, सुव्यवस्थित और पारदर्शी।